नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास की शायद सबसे अनोखी और हैरान करने वाली यात्रा तय की है। हम बात कर रहे हैं मगध की, जिसे आज हम आधुनिक बिहार के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसने प्राचीन भारत के कुछ सबसे क्रूर और हिंसक साम्राज्यों को जन्म दिया, उसी ने आगे चलकर पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ भी पढ़ाया। सत्ता की बेतहाशा क्रूरता से लेकर ज्ञान और शांति तक का ये सफर कैसे पूरा हुआ? चलिए, आज के इस विश्लेषण में इसे गहराई से समझते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे मगध साम्राज्य के उदय से, फिर देखेंगे विशाल मौर्य साम्राज्य का दौर। उसके बाद बात होगी सम्राट अशोक और इतिहास को पलटकर रख देने वाले कलिंग युद्ध की। फिर हम समझेंगे धम्म के मार्ग को और अंत में पहुंचेंगे नालंदा, जो पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का एक महान केंद्र बना। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मगध साम्राज्य का उदय, यानी वो जगह जहां से ये पूरा इतिहास आकार लेना शुरू करता है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो मगध की गद्दी पर एक के बाद एक कई महत्वाकांक्षी राजवंश आए। 544 ईसा पूर्व में हर्यांक वंश से ये सत्ता का खेल शुरू हुआ। फिर 413 ईसा पूर्व के आसपास शिशुनाग वंश सत्ता में आया और उसके बाद 345 ईसा पूर्व में नंद वंश ने इस साम्राज्य का भारी विस्तार किया। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी सारे राज्यों में से मगध ही इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इसका सीधा सा जवाब है इसकी शानदार लोकेशन, उपजाऊ गंगा घाटी, भरपूर बारिश और 3 नदियों का प्राकृतिक सुरक्षा घेरा। इसके अलावा मगध के पास लोहे की खदानें थीं, जिससे उन्होंने बेहतरीन और घातक हथियार बनाए। और हाँ, युद्ध में हाथियों का सबसे पहला इस्तेमाल भी यहीं हुआ था। कुल मिलाकर भूगोल ने ही मगध को अपराजय बना दिया था। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इस सारे भौगोलिक फायदे के बावजूद साम्राज्य बनने का ये शुरुआती दौर बेहद खूनी था। सत्ता की लालसा इस कदर हावी थी कि अपने ही परिवार के लोगों की हत्या करना जैसे एक आम बात हो गई थी। उदाहरण के लिए अजातशत्रु को ही ले लीजिए, जिसने गद्दी के लिए अपने ही पिता बिंबिसार की जान ले ली और साम्राज्य बढ़ाने के लिए उसने पूरे 16 सालों तक वैशाली के खिलाफ एक बहुत ही विनाशकारी युद्ध लड़ा। मतलब मगध की नींव पूरी तरह से रक्तपात और हिंसा से ही रखी गई थी। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, विशाल मौर्य साम्राज्य। यहां से मगध की कहानी एक बहुत बड़े और अजेय रूप में सामने आती है। ये वो दौर था जब मगध में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई थी। एक तरफ था नंद वंश का शासक धनानंद, जो भारी टैक्स और दमनकारी नीतियों की वजह से जनता के बीच बिल्कुल अलोकप्रिय हो चुका था। लोग त्रस्त थे और ठीक इसी जन असंतोष का बहुत ही रणनीतिक फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य और उनके कुशाग्र मंत्री चाणक्य ने। पर यह चुनौती कितनी विशाल थी, इसका अंदाजा आप जरा इन आंकड़ों से लगाइए। धनानंद की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार, 3,000 युद्धक हाथी और 2,000 रथ शामिल थे। लिटरली इतने बड़े बल का सामना करना और उसे हराना अपने आप में एक असंभव सी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अब बात करते हैं तीसरे और इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की, अशोक और कलिंग युद्ध। 2660 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध की भयानकता को समझने के लिए बस इस एक संख्या पर गौर कीजिए, 1 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन सैनिकों और आम नागरिकों की जानों की संख्या है जिन्हें कलिंग जीतने के जुनून में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। प्राचीन काल के हिसाब से सोचें तो एक ही युद्ध में इतनी मौतें किसी भयानक नरसंहार से कम नहीं थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1.5 लाख लोग। इस युद्ध के बाद इतने बड़े पैमाने पर लोगों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया, उन्हें निर्वासित कर दिया गया। ये वो लोग थे जिनकी बसी बसाई जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ गई। कलिंग की धरती पूरी तरह से खून और आंसुओं में डूब चुकी थी। पर इस भयानक तबाही का नतीजा क्या निकला? करीब 2000 साल पुराने एक शिलालेख में सम्राट अशोक का पछतावा बिल्कुल साफ झलकता है। इसमें लिखा है, अब देवताओं के प्रिय को कलिंग पर विजय प्राप्त करने का गहरा पछतावा है। एक ही युद्ध की विभीषिका ने एक बेहद क्रूर विजेता की आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, धम्म का मार्ग। कलिंग के बाद सत्ता और खून का वो खौफनाक खेल हमेशा के लिए रुक गया। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, लेकिन शांति का ये महान दर्शन आखिर आया कहां से?
इसकी जड़ें काफी पीछे जाती हैं। लगभग 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन का एक ही सपना था कि उनका बेटा एक महान सम्राट बने। इसलिए सिद्धार्थ को राजमहल में दुनिया भर की हर सुविधा दी गई। उन्हें कभी कोई दुख नहीं दिखाया गया, न गरीबी न कोई बीमारी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, है ना। महल की उन दीवारों के बाहर सिद्धार्थ ने जीवन का असली सत्य देखा और वे बुद्ध बन गए। और सदियों बाद उन्हीं बुद्ध के शांति और अहिंसा के मार्ग ने अशोक को बदल कर रख दिया। मगध अब पूरी तरह से सत्ता से शांति की ओर मुड़ चुका था। अशोक का ये नया दर्शन, उनका ये धम्म सिर्फ मगध या भारत तक ही सीमित नहीं रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दूर कंधार में मिले शिलालेखों में धम्म के लिए प्राचीन ग्रीक शब्द यूसीबिया का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि मगध से उठी ये शांति की लहर अब साम्राज्य की सीमाओं को पार कर ग्रीक भाषी क्षेत्रों तक भी पहुंच रही थी। राज्य को चलाने का तरीका ही पूरी तरह बदल गया। जो संसाधन पहले हथियार बनाने और युद्ध लड़ने में खर्च होते थे, वो अब सीधे लोगों की भलाई में लगने लगे। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल खोले गए, बाहर से औषधीय जड़ी बूटियां मंगवाई गईं, सड़कें बनी, यात्रियों के लिए कुएं खोदे गए और पेड़ लगाए गए। एक समय का वो खूनी साम्राज्य अब एक सच्चा कल्याणकारी राज्य बन चुका था। और शांति के इसी माहौल ने नींव रखी हमारे 5वें और आखिरी पड़ाव की, नालंदा विश्वविद्यालय, जो शिक्षा और ज्ञान का एक बेजोड़ केंद्र बना। अगर आप इस स्क्रीन पर प्राचीन नालंदा के खुदाई वाले नक्शे को आज की आधुनिक सैटेलाइट तस्वीर के साथ रखकर देखें तो ये कितना अद्भुत लगता है। हम सीधे तौर पर उस प्राचीन वास्तुकला को आज के भूगोल से जोड़ सकते हैं। ये वो जगह है जहां दुनिया का सबसे पुराना और महान शिक्षा केंद्र शान से खड़ा था। नालंदा की विरासत सच में कमाल की थी। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक ये अपने चरम पर था। यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि रसायन शास्त्र, शरीर रचना विज्ञान और गणित जैसे जटिल विषय भी पढ़ाए जाते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और यहाँ तक कि तुर्की से भी विद्वान यहाँ पढ़ने आते थे। और सबसे दिलचस्प बात, ये शायद दुनिया का पहला ऐसा संस्थान था जहाँ छात्रों के रहने के लिए डॉर्मेट्रीज यानी छात्रावास की सुविधा मौजूद थी। जरा इसके स्केल की कल्पना कीजिए, 10,000। अपने चरम पर इस आवासीय विश्वविद्यालय में दुनिया भर के करीब 10,000 छात्र एक साथ रहकर पढ़ाई करते थे। प्राचीन दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षा का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलना लगभग नामुमकिन है। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए पूरे 2,000 समर्पित शिक्षक मौजूद थे। इतने सारे विद्वानों का एक ही जगह पर होना, ये नालंदा को दुनिया भर की बहस, संवाद और जीवंत चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र बनाता था। ज्ञान की हर शाखा यहां आकर मिलती थी। तो ये पूरा विश्लेषण अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, कैसे एक ही क्षेत्र जो कभी बेहद क्रूर युद्धों, सत्ता के लालच और हत्याओं का अखाड़ा था, वो आगे चलकर दुनिया भर के लिए ज्ञान और शांति का एक पवित्र मंदिर बन गया। मगध की ये यात्रा हमें बताती है कि इंसान और समाज बदल सकते हैं, और इतिहास सिर्फ युद्धों से नहीं बल्कि पश्चाताप और ज्ञान से भी लिखा जाता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको कुछ नया सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा।